तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू उस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नमस्कार दोस्तों, असराल उल हक मजाज के इस शेर के साथ आपका अर्बन कवि के इस पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। मैं संगीता आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं कविताओं की, कवियों की, गजलों की, नज्मों की। और इस कोशिश में मेरे साथ जुड़ेगा मेरे भाई सौरभ। सौरभ, तुम्हारा स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और जिस शेर के साथ हमने शुरुआत की आज, उससे एक अच्छा माहौल बन गया है। जो जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने के लिए। तो हाँ, चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आज का क्या टॉपिक है। बिल्कुल। और ये शेर जो मैंने शुरुआत की सौरभ, तुमने जैसे सही कहा, माहौल बन गया इससे। माहौल ही बन गया कुछ विद्रोह का, कुछ डिफायंस का, कुछ रिबेलियन का। तो आज हम लोग बात करेंगे औरतों के बारे में। कोशिश करेंगे कुछ महिला कवियों को एक्सप्लोर करने की। उन्होंने किन चीज़ों के बारे में लिखा है, कुछ किन थीम्स को एक्सप्लोर किया है, क्या चीज़ें हैं जो उनका उनके दिल तक पहुंचती हैं, और किन चीज़ों को वो बाहर लेकर आना चाहती हैं। तो औरतों के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, कवियों ने क्या लिखा है, और औरतों ने अपने अनुभव के बारे में क्या लिखा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल। तो और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हम औरतों के बारे में, और कोशिश ये रहेगी आज हमारी कि आज की महिला पोएट्स के बारे में बात करें। और औरतों के बारे में हालांकि बहुत कुछ लिखा गया है, और तरीके से अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। उनके एम्पावरमेंट के बारे में लिखा गया है, उनके हालातों के बारे में लिखा गया है, उनकी जो मरहले हैं जिंदगी में, उनकी जो तकलीफें हैं उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन अक्सर जो कविताएं ज़्यादा प्रचलित हुई हैं, ज़्यादा गज़लें जो चली हैं, जो लोगों की ज़बान पर हैं, वो अक्सर आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वो जो प्रचलित बिल्कुल। हैं उनके द्वारा लिखी गई है, जो कि मर्द पोएट हैं। और तो हाँ, जी। बोलो सौरभ, सौरभ बोलो, कुछ कह रहे थे तुम। हाँ। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बात हो रही है कि किस टॉपिक्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और किस तरह से किया है। तो एक एक महिला पोइटिस का क्या नज़रिया है और क्या टॉपिक्स हैं जिसके बारे में वो बात करती हैं, उसके लिए उसके उसी सिलसिले में हम कुछ कविताएं आपके लिए जोड़ के लाए हैं और संजोए हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि वो आपको पसंद आए। बिल्कुल। और सौरभ, जैसे तुमने कहा कि कई सारी कविताएं या गज़लें जो फ़ेमस हैं, वो अक्सर मर्दों ने लिखी हैं औरतों के बारे में। और इसमें भी एक ख़ास बात ये है कि अ, अक्सर जब महिलाओं के बारे में लिखा जाता है, औरतों के बारे में लिखा जाता है, तो अ, या तो उन्हें किसी पेडेस्टल पे बिठा दिया जाता है, देवी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी गज़लें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन उसमें से शायद सबसे पावरफुल जो मुझे लगता है लिखी गई है, वो कैफ़ी आज़मी साहब की मशहूर गज़ल जो है, औरत उठ मेरे साथ चलना है तुझे। वो इतनी पावरफुल गज़ल है जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं तुम्हारे साथ उसके कुछ वो काफ़ी, हालाँकि काफ़ी लंबी नज़्म है, मैं कुछ लाइनें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगी उसकी। बिल्कुल। तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तो उस जस्ट मैं तुम्हें लास्ट का पार्ट सुना रही हूँ। वो लास्ट में कहते हैं कि तू फला तू, ओ अरस्तू तू ज़हरा परवीं, तेरे कब्ज़े में गर्दूँ तेरी ठोकर में ज़मीं। हाँ उठा जल्द उठा पाँव मुक़द्दर से ज़बीं, मैं भी रुकने का नहीं, वक़्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़का लड़खड़ लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि सँभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। तो ये इतनी पावरफुल नज्म, इतनी पावरफुल कविता है उनकी, कैफी आजमी साहब की, जैसा आपने कहा हाँ, कि एकदम जोश से भरपूर। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो हम ट्रू सेंस में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आज, और उन्होंने कितने साल पहले ये कविता लिखी। अपने वक़्त से बहुत आगे थे वो इस, और जो उनका आह्वान है, जो उनका आवाज़ देने का अंदाज़ है, एक जोश पैदा होता है मन में उससे। बिल्कुल। और उसी तर्ज पे है जिस तरह से आपने जिस शेर के साथ शुरुआत की थी, मजाज साहब के, कि तेरे माथे का आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती पर तो अच्छा। अच्छा था, सही कहा तुमने। तो एक हम औरत को माँ के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं, और अलग अलग रिश्तों के रूप में तो हम लेबल दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जैसा वो कह रहे हैं कि तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कि बिल्कुल। अपनी एक इंडिविजुअलिटी जो है और अपनी एक जो पहचान है उसको कायम रखना समाज में, वो उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी रिश्तों के सांचे में ढलना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज हम अ, कुछ कवित्रियों की बात करेंगे, फीमेल पोएट्स की बात करेंगे या पोएटिसेस की बात करेंगे। तो शुरुआत में करना चाहूँगा आपको एक यंग पोएट की कविता सुनाना चाहूँगा आपको। अ, बिल्कुल। तो इस कविता का टाइटल है लड़कियाँ और ये लिखी है प्रतिभा गुप्ता ने। तो अ, तो कुछ इस तरह से है, लड़कियाँ, प्रतिभा प्रतिभा गुप्ता। चार लोगों के मुंह से सुनी बातों को चार फाकी में काट कर कूचने वाली लड़कियां खेलती हैं लंगड़ी और कंचे और दौड़ती हैं नींदों में और माँओं से सुनती हैं दुनिया की सबसे विचित्र लोरियां। जब उनकी माएं चिल्लाती हैं कितना लात मारती हैं तो सोते समय, ऐसी लड़कियां डांट खाते समय भुला देती हैं स्वर व्यंजन का ज्ञान। तब उन्हें कहीं तब उन्हें कहीं गई गालियां महज एक शोर होती हैं। मार खाते समय भी ये भुला देती हैं कि न्यूटन ने भी दिया था कोई नियम। ऐसी लड़कियां स्वप्न में पकाती हैं अपनी ख्वाहिशें तेज आंच पर। तुम उनकी नींदों का पृष्ठ मत पलटना, तुम्हारी उंगलियां कट सकती हैं। बहुत खूब। बहुत ही अच्छी कविता कविता से तुमने शुरुआत की सौरभ। बहुत ही अच्छी कविता थी। तो जैसा आपने देखा कि प्रतिभा गुप्ता जी ने जैसा कि लास्ट में जो जहाँ पर पंच लाइन की बात हो रही है, जहाँ पे बात हो रही है कि तुम उनकी नींदों के पृष्ठ मत पलटना, तुम्हारी उंगलियां कट सकती हैं। बिल्कुल। तो कैसे कि जब जब हम औरत की बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो एक इंडिविजुअलिटी की बात है या उनके जो स्वप्न हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने की जब बात आती है, तो उसमें यहाँ उसकी बात हो रही है कि उनमें इतनी ज़्यादा धार हो सकती है कि कहीं न कहीं जो उन पर उँगलियाँ उठाते हैं या जो डाउट करते हैं, जो डाउटर्स हैं, उनकी उँगलियाँ कट सकती हैं उन पृष्ठों को पलटते हुए। और मुझे इस कविता में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी जब मैंने ये कविता सुनी तुमसे, तो ये था कि मतलब शब्दों के चयन से वो जो एक बचपन का जो एक खोने का जो एहसास होता है ना कि हम खोए हुए हैं और दुनिया में शायद कोई बड़े हमें मार भी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियों की बात हो रही है तो वो एक जिसे कहेंगे सर्वाइवल टैक्टिक है। कोई बिल्कुल, मार रहा है लेकिन उसको तो वो जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अ, अच कूचने वाली लड़कियाँ खेलती हैं लंगड़ी और कच्चे और दौड़ती हैं नींदों में। तो ये जो एहसास क्रिएट किया है मन में, मुझे बिल बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल और ख़ासकर जो बचपन का आपने सर्वाइवल टैक्टिक की बात की, वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि जब डाँट खाते समय भुला देती हैं स्वर और व्यंजन। जिनका ज्ञान, हाँ। तो बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ करके उन्होंने जो जो इस एक एक अच्छे इमोशन को जो व्यक्त किया है, तो बहुत ही खूबसूरत कविता है प्रतिभा गुप्ता जी की। धन्यवाद सौरभ, तुम्हारी वजह से आज मेरा एक नई कवयित्री से परिचय हुआ। तो नई कवयित्री की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा पुरानी कवयित्री की मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए और हम जब महिला पोएट्स की बात कर रहे हैं, पोएट्स की बात कर रहे हैं और अमृता प्रीतम का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो अमृता प्रीतम तो हमारे वही बात हो साहित्य जाएगी कि हमने शायरी की बात की और गालिब की बात ना हुई। बिल्कुल। और वो तो एक स्तंभ हैं। और उनकी जो कविताएँ हैं, कभी-कभी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, कभी-कभी समझ में नहीं आती हैं, कभी-कभी मन को छू जाती हैं। बहुत कुछ है उनमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक कविता मैं तुम्हें सुनाती हूँ अमृता प्रीतम जी की। बिल्कुल, कविता का नाम है कुफ़्र। कुफ़्र अमृता प्रीतम। आज हमने एक दुनिया बेची और एक दीन खरीद लिया। हमने कुफ़्र की बात की। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली।
आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। ये जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। वाह! क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ही खूब। जिस तरह से पहली बात तो मुझे इसमें जो जो मेटाफर्स यूज़ किए हैं, वो बहुत ही अच्छा एक एक बहुत सुंदर इमेजरी है कि आसमान के घड़े से बादल का। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी जो तुमने कहा, आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। बिल्कुल, और या फिर सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोरी सी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। और जो सबसे खास बात है कि हमेशा मतलब अक्सर ये है कि बहुत सारी कविताओं में कि जिस तरह से एक 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 बिल्डअप होती है कविता और जाके एक संपन्न होती है लास्ट की पंच लाइन पे। हुँ, हुँ। तो जैसा कि एक कॉमेडियन के जोक के साथ होता है कि पहले वो एक सेटअप करता है और उसके बाद एक एक पंच लाइन आती है जहाँ पर असली जो है ठहाका छुपा होता है। तो वैसे ही जहाँ पर उन्होंने बात की है, जो एक एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों में इसका दाम चुका देंगे। बिल्कुल। तो बहुत और ही कभी-कभी कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं सौरभ, जो मुझे लगता है कि जैसे हम कुछ कविता पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको हमें लगता है पढ़ के कि ये कविता हमने पा ली, इस कविता को हमने समझ लिया, ये कविता हमारे अंदर आ गई है। और कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जो जैसे बादल नहीं होता, ये बादल को जैसे पकड़ने जा रहे हो हाथ में, धुएँ को जैसे पकड़ने जा रहे हो हाथ में, तो ऐसा लगता है हाथ में आई भी और छूट भी गई, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो बिल्कुल, इसलिए बार-बार उसको हम चेज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कविता शायद मेरे नज़दीक कैसी है, जिसे मैं थोड़ा जिसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहूँगी, थोड़ा और बैठना चाहूँगी अ, और अलग-अलग वक़्त पे वो मुझसे अलग-अलग कुछ कहेगी कविता। बिल्कुल। और मेरी हालाँकि इस बात में ज़रूर जिज्ञासा है कि कि जैसा उन्होंने इसका नाम मतलब कुफ़्र नाम चूज़ किया है। हाँ। इसका मतलब होता है कि जो जो बिलीवर नहीं है, जो मानने वाला नहीं है। तो तो मुझे ज़रूर ये एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि जब उन्होंने लिखा होगा, या मैं एक एक अगर शायर की नज़र से सोचूँ, तो मैं इस कविता को लिखता तो कि इस तरह का टाइटल अगर मैं सोचता, तो कैसे समराइज़ किया इस टाइटल में उन्होंने। बिल्कुल सही कहा तुमने सौरभ, बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। और ये जो तुमने कहा ना, तो जैसे कविता तो उन्होंने लिखी, तो कविता में बहुत कुछ है, लेकिन कविता का टाइटल भी कविता का हिस्सा है और उसमें भी बहुत कुछ छुपा है, उसमें बहुत सारे मायने छुपे हुए हैं, जो हमें बिल्कुल। धीरे-धीरे एक्सप्लोर करने हैं। बिल्कुल। और ऐसी कविताएँ जैसा आपने कहा कि इनके साथ कुछ देर बैठा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये वैसी कविताएँ हैं जो आपको कॉन्टेम्प्लेट करने पे मजबूर करती हैं, और छोटी-सी होकर लेकिन जैसा कहते हैं ना कि छोटी चीज़ लेकिन घाव करे गंभीर हो। बिल्कुल तो सही कहा तुमने। तो तो जैसे देख रहे हैं कि आप अलग-अलग रंग निकल के आ रहे हैं कि किस तरह से ना केवल देखने का एक नज़रिया ज़िंदगी को, बल्कि उसको व्यक्त करने की जो तरीका है, वो भी अलग-अलग लोगों के माध्यम से, अलग-अलग कविताओं में अलग-अलग वर्ड्स के यूसेज से, अलग-अलग तरीके से वो निकल के आता है। जिस तरह की इमेजरी कवित्री यूज़ करती हैं, या जिस तरह की मेटाफर्स का इस्तेमाल होती है, तो उससे आपको ये दिखता होगा कि कितने अलग रंग निकल के आ रहे हैं और उसके मायने कितने ज़्यादा लेयर्ड हो जाते हैं। तो तो ये तो हमने एक बात करी अमृता प्रीतम की इस कविता के बारे में। अब थोड़ा-सा हम अगर छोटी कविता की तरफ चलें, या छोटी कविता की बात करें, या ऐसी कविताओं की बात करें जिनकी शैली अलग है, जिनका लिखने का अंदाज़ अलग है। तो मुझे एक कविता याद आती है, एक कवित्री हैं तेजी ग्रोवर साहिबा। उनकी कविता एक याद आती है जो कि एक थोड़ा-सा प्रोज़ स्टाइल में है। जहाँ पर जिसको हम आज की डेट में बोले तो स्पोकन वर्ड की तरह भी पढ़ा जा सकता है। तो उनकी कविता मुझे याद आती है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल स्वागत है। और इसका टाइटल है, बात यह नहीं है, तेजी ग्रोवर। बात यह नहीं है कि कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी जड़ महसूस नहीं होती, कहीं भी अकेलापन साथ नहीं छोड़ता। बात ठीक इससे उलट है, हर जगह मन लगता है, हर जगह जड़ महसूस होती है, हर जगह सानिध्य है, स्नेह है, साथ है। आत्मीयता से भरे हुए नक्षत्र पर किससे कहूँ कि ऐसा है, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा? बहुत अच्छे, बहुत खूब।
बहुत ही अच्छी तुमने कविता कहूँ या इसे क्या कहूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा तुमने शेयर किया हमारे साथ। अ, बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा कि छोटी सी कुछ 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 लाइंस की, कुछ पंक्तियों की ये कविता है और प्रोज के स्टाइल में लिखी गई है। और इसकी शैली थोड़ी सी अलग है, लेकिन बात वही हो रही है कि आत्मीयता से भरे हुए नक्षत्र पर किससे कहूं कि ऐसा है, कौन मेरी बात का ये विश्वास। और अगर तुम सोचो सौरभ, तो जैसे उन्होंने कहा कौन मेरी बात का विश्वास करेगा, और तुम सच में ये सोच रहे हो कि वाकई में कौन इस बात का विश्वास करेगा। ये क्या विश्वास मतलब अ, वो जो अगर मतलब मैं तुम सोचो तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इस पोयम में। वो जिस एंगल से आ रही है और उन्हें पता है कि ये मैं कह रही हूँ, इससे कोई विश्वास नहीं करेगा, और वही बात है पूरी, कि ये ऐसी बात है जिसका कोई विश्वास नहीं करेगा। आ, मतलब रिफ्लेक्ट करने वाली बात है कि उन्होंने दो एकदम ऑपोजिट, वो जो आ रही है जिस इमोशन से वो आ रही है, और जो विश्वास ना करने का जो कारण है, या जो सिनिसिज्म है लोगों में, हम्म, हम में आज जो है, ये दोनों एकदम ऑपोजिट एंड्स हैं एक स्पेक्ट्रम के, और उसको एक कविता में वो साथ में लेकर आई हैं, इस एक बात से कहकर कि कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। बिल्कुल। और उसी से, उस लास्ट लाइन से, उस लास्ट क्वेश्चन से उनका पूरी कविता, दो जो अलग पहलू हैं वो पूरे बंद के रह गए उसमें। और सुनने वालों को जैसा मैंने पहली बार जब पढ़ा तो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, थोड़ी सी वेग लग सकती है, और ये ऐसी कविताओं में से है जो कि काफ़ी इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि बात कि कहीं भी मन, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं कि कहीं भी मन नहीं लगता, बल्कि उसका उल्टी बात है। तो मैं जो इस बात से समझ पाया, मेरा एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये भी था कि वो बात कर रही हैं कि अक्सर हम जो है एक मरहले में वो चीज़ ढूंढते हैं, या जो परेशानियां हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं या उसको अपनी किस्से कहानियों में गढ़ते हैं, तो शायद लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन था एज अ हाँ हाँ हाँ। स्टूडेंट, जब मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि उस इंटेंशन के साथ उन्होंने लिखी या नहीं लिखी, लेकिन जब मैं अपने इमेजिनेशन के द्वार को खोलता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें एक एक ये भी थॉट चला आता है कि इस बात का कौन विश्वास करेगा कि हर जगह सानिध्य है, स्नेह है, साथ है। तो ये है कि जिसमें एक अच्छी बात हो रही है, जहाँ पर कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, एक रोजी पिक्चर है, उसका भी कौन विश्वास करेगा। नहीं, तुमने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया सौरभ, मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये बात, तुम्हारा ये इंटरप्रिटेशन। और जहां तक तुमने इंटेंट की बात की कि जो कवि लिखता है, जब तो कवि कवि क्या लिखना चाहता है, जब कवि ने कविता लिख दी है, तो वो कविता सिर्फ कवि की नहीं रह जाती है, वो तुम्हारी और मेरी भी है। और उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ मायने, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कुछ भी मतलब निकालूं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, वो कविता हमारी भी है, और हम अपने मायने उसमें जोड़ सकते हैं। कविता अलग की लिखता कवि है, लेकिन वो सिर्फ कवि की नहीं होती है। बिल्कुल। और हमेशा हम अक्सर ये बात करते हैं, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी ये बात की है कि फिर बात वही आ जाती है कि हम अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे हमारे जज्बातों से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमने जो देखा है लाइफ में, हमने जो पढ़ा है, उससे बहुत ज़्यादा उसका इंटरप्रिटेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम बिल्कुल किस तरह बिल्कुल। से, और फिर और वो। कविता एक नई जिंदगी ले लेती है जब कवि उसको छोड़ देता है दुनिया में, वो एक नई जिंदगी ले लेती है, और उसका वो नया जन्म होता है। जब हम और तुम बात कर रहे हैं इस कविता की, तो बिल्कुल। वो कविता का एक नया जन्म है। मुझे मनीष शुक्ला साहब का एक शेर याद आता है इस बात पे कि मुझे पूरी तरह से तो उसके हो सकता है कि मैं शब्द भूल रहा हूँ, लेकिन उस तरह से है कि छोड़ रहा हूँ आकाश में सोच का एक तायर, तायर कहते हैं चिड़िया को, सोच रहा हूँ आकाश में सोच का एक तायर, अर्शे चलो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। तो हाँ हाँ जी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाते हुए अ, हम और कवित्रियों की बात करें, तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है, जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग जो कविताओं को पसंद करते हैं, नज़्मों को पसंद करते हैं, तो किश्वर नाहिद उनके लिए एक ऐसा नाम है जो कि अनजाना नहीं है। तो उसकी उनकी कोई कविता अगर आपकी जहन हाँ में। बिल्कुल सौरभ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। और जैसे तुमने कहा कि ईश्वर नाहिद का नाम अनजाना नहीं है, चाहे हमने कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई नाम ऐसा बहुत होगा जो जाना हुआ होगा, हमारे लिए अनजाना होगा। और मेरे लिए, मेरे मुझे लगता है मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं किश्वर नाहिद जी को नहीं जानती थी, और बहुत रिसेंटली मैंने उनको डिस्कवर किया है। पर मैं तुम्हें उनकी एक कविता सुनाती हूँ।
और जैसे हम शुरू में जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था कि कवियों का जो निजी अनुभव होता है, खासतौर पे महिला कवियों का, उनकी ज़िंदगी में जो एक ऑपरेशन होता है, वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसेट होता है। वो जो उनकी ज़िंदगी को एक तरह से पूरा रुख देता है, तो वो थीम जो होती है, अक्सर उनकी कविताओं में निकल कर आती है। इसके बारे में हमने पहली कविता में बात की थी और मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉडकास्ट की लास्ट कविता है, फिर से उसमें यही थीम एक्सप्लोर हो रही है और इस चीज़ को हम अलग तरह से थोड़ा देखते हैं आज। बिल्कुल। तो कविता का शीर्षक है घास तो मुझ जैसी है और कवित्री जी का नाम है किश्वर नाहीद। स्वागत है। घास भी मुझ जैसी है, पाँव तले बिछकर ही जिंदगी की मुराद पाती है, मगर ये भीग कर किस बात गवाही बनती है, शर्मशारी की आँच की कि जज्बे की हिद्दत की। घास भी मुझ जैसी है, जरा सर उठाने के काबिल हो तो काटने वाली मशीन उसे मखमल excuse me, उसे मखमल बनाने का सौदा लिए हमवार करती रहती है। औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो। न ज़मी की नुमू की ख्वाहिश मरती है, न औरत की। मेरी मानो तो वही पगडंडी बनाने का ख्याल दुरुस्त था, जो हौसलों की शिकस्तों की आँच न सह सके, जो पैबंदे ज़मीं होकर यूं ही ज़ोरावरों के लिए रास्ता बनाते हैं। मगर वो परे कहाँ हैं, घास नहीं, घास तो मुझ जैसी है। वाह! क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने शुरुआत करी कि जो ऑपरेशन की थोड़ी-सी बात हो रही है कि घास जो मुझ जाती है, कि पाँव तले बिझकर ज़िंदगी की मुराद पाती है। तो जिन लोगों ने किश्वर नाहिद साहिबा का नाम नहीं सुना है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान, इस्लामाबाद की बहुत ही फ़ेमस की रहने वाली बहुत ही फ़ेमस पोएट हैं। और और फ़ेमिनिज़्म के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ इस टॉपिक को बहुत एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छी कविताएँ उन्होंने लिखी हैं। और जैसा कि इस कविता की अगर बात करें, इस नज़्म की बात करें, तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि एक तो पहली बात फिर से इसमें बहुत अच्छी शब्दों का इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा शुरुआत होती है ऑपरेशन की बात जहाँ से कर रही हैं और उसके बाद कैसे एक एनालॉजी के थ्रू कि घास तो मुझ जैसी है, उसके थ्रू उन्होंने कैसे अपने जो जज़्बात हैं, वो ज़ाहिर किए हैं। उसकी एक खूबसूरती है इस नज़्म में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तुमने सौरभ। और फिर मुझे लगता है कि पहले जो वो बात करती हैं कि मतलब उसे काटने वाली मशीन उसे मक्खल बनाने का सौदा लिए हमवार करती रहती है। वहाँ से बात शुरू होती है, लेकिन उसका जो एंडिंग जो नोट है वो डिफाइंड नोट है। वो नोट हार का नोट नहीं है। वो नोट एक विद्रोह का नोट है। तो ये मतलब जो स्पेक्ट्रम है पूरा, शुरुआत होती है एक एक नोट से और ख़त्म होता है एक विद्रोह के नोट पर। ये भी काबिल तारीफ़ बात है, एक काबिल गौर है ये बात। बिल्कुल। और कुछ कुछ लाइनें अलग से ही निकल के आती हैं कि जैसे कि ना ज़मीं की नमू की ख्वाहिश मरती है ना औरत की। क्या बिल्कुल, तो बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। नमू का मतलब जिन दोस्तों को नहीं पता, वेजिटेशन उसका मतलब होता है, तो ना ज़मीं की नमू की ख्वाहिश मरती है ना औरत की। तो जिस तरह से ज़मीं पर अ, जिस तरह से फसल आती है या जिस तरह से पेड़-पौधे उगते हैं, जो उसकी ख्वाहिश है, एक फर्टाइल लैंड की जो ख्वाहिश होती है उसमें उसमें वेजिटेशन आने की, तो वो ना वो ख्वाहिश मरती, ना वो डिज़ायर मरती है, ना औरत की। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसी चंद लाइनें हैं जो अलग से ही स्टैंड आउट करती हैं। ये कविता पढ़ते-पढ़ते सौरभ मुझे पाश जी की वो कविता याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि मैं कविता के वर्ड्स भूल रही हूँ, पर जो उन्होंने कहा था कि मैं तो घास हूँ, मैं फिर उगाऊँगा। मुझे ये कविता याद आ गई। अगली बार हम कोशिश करेंगे दोस्तों के साथ वो कविता शेयर करने की। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, उसका जो टाइटल भी बिल्कुल उसका टाइटल भी घास ही है। घास ही है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हाँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छा आपने अच्छा उसको याद किया और या हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगले कुछ एपिसोड में उसको भी कवर करें। लेकिन आज आज जो हमने कविताएँ आपके सामने रखी, जो नज़्में आपके सामने रखी, जिस तरह से हमने शुरुआत में बात की थी कि हम फीमेल पोएट्स जो हैं, उनके नज़रिए को, उनके जो उन्होंने टॉपिक एक्सप्लोर किए हैं,
उनको आज आपके सामने लाना चाहते थे। और उम्मीद है कि इन नज़्मों के ज़रिए, इन कविताओं के ज़रिए आपको उसकी कुछ कुछ झलक मिली होगी, और इसके साथ उससे बड़ी उम्मीद ये है कि आपको एक क्यूरियोसिटी मिली होगी कि हम जाके इन इन पोएटिसेस को और एक्सप्लोर करें, और इनके बियॉन्ड जाके जो फीमेल पोएट्स हैं, जो जो हमें इतिहास ने दी है और जो अभी करंट भी हैं, उनको भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें और उनके एक अलग लाइफ के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सौरभ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है, जैसे सौरभ ने कहा, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, और आशा करते हैं कि आपको जो पोएट्स पसंद हैं या जो कविताएँ पसंद हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसी तरह से कविताओं का और कवियों का और नज़्मों का ये सिलसिला हमेशा ही चलता रहे। बिल्कुल, तब तक के लिए आप लोग सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्ते।